Today we are going to start a new chapter, and the name of chapter is Sale of Goods Act 1930। बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। हम लोग जो नॉर्मली डेली लाइफ में सामान खरीदते हैं, तो वो सामान अगर मानो हम लोग खरीदें, ख़राब निकला तो क्या करना है, पैसा दिए सामान नहीं मिला तो क्या करना है, इसी से रिलेटेड बहुत सारा लॉ है। बेसिकली पूरा कहानी किसके आसपास घूम रहा है यहाँ पे? गुड्स के आसपास और सेल के आसपास। ये एक्ट आया था 1930 में। 1930 में हम लोग पे कौन राज करता था? ब्रिटिशर्स। तो पहले ना ब्रिटिशर्स जब इस एक्ट को बनाया था तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ था। बाद में हम लोग इसको अलग किए, ठीक है। जब जब हम गुड्स बोलेंगे, सबसे पहले तो गुड्स का देखो, गुड्स का डेफिनेशन है प्रॉपर। जैसे हम लोग वहाँ 2 का अलग अलग डेफिनेशन पढ़े थे ना, यहाँ पे भी है। गुड्स का मेन खेल है कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोला जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी मूवेबल है तभी वो गुड्स है, नहीं तो नहीं। क्या ये बिल्डिंग गुड्स है? लैंड गुड्स है? ठीक है। ट्रीज गुड्स है? थोड़ा देर में पता चलेगा। बिफोर दैट नॉर्मल सा कहानी है। ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है। ए बी को एक कार बेचा, ठीक है। मूवेबल होता है ना फॉर द टाइम बीइंग? हाँ भैया मूवेबल होता है। और बदले में बी क्या देगा ए को? पैसा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन क्या सीखे थे कि जरूरी नहीं है बदले में पैसा मिले, बदले में कुछ और भी मिल सकता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है पता है? बदले में सिर्फ और सिर्फ मनी होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नजर में वैलिड कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ रुपीज फॉर इंडिया है, ठीक है। अगर इंडिया के लिए रुपीज और हम फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो क्या डॉलर को हम लोग यहां पर मान सकते हैं? हाँ, डॉलर भी तो करेंसी है, मनी है ना, तो मनी होना चाहिए। पहला सीख, पहले सीखे गुड्स, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स होता है, और तीसरा कंसिडरेशन यहां क्या वैलिड है? रुपीज। अब स्टार्ट करते हैं कहानी। ए गाड़ी बेच रहा है, इंग्लिश में ए को क्या बोलेंगे? ऑफरर। अब उसको हटाते हैं। नॉर्मली जब हम लोग किसी को माल बेचते हैं और किसी से खरीदते हैं तो बेचने वाला कौन होता है? ए है सेलर, और बी क्या होगा? बायर। और ये क्या है? कार, गुड्स। और ये क्या है? रुपीज, कंसिडरेशन। ये जो सेलर है इसके बारे में बताया गया है 2 का 13 में, याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बायर का बारे में बताया गया है 2 का 1 में। गुड्स के बारे में बताया गया है 2 का 7 में, ठीक है। तो सबसे पहले 3 सेक्शन को टच किए। सबसे पहले किसका होना जरूरी है? बायर का। सेलर तो होगा ही ना, बायर का। तो 2 का 1 बायर, 2 का 13 क्या? सेलर। 13 सेलर, 1 बायर, और 2 का 7 क्या? गुड्स। भैया कैसे याद रहेगा ये 2 का 7 गुड्स होगा? 7 नंबर किसका क्रिकेट जर्सी है? धोनी का, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 7 नंबर बहुत स्पेशल है ना। कैसे? हफ्ता में कितना दिन होता है? रेनबो में कितना कलर होता है? 7। बड़ा बड़ा प्लेयर का जर्सी नंबर क्या? 7। तो अपना गुड्स का डेफिनेशन का कहाँ पे? 7 में। ऐसे ट्रिक में हम लोग याद रख सकते हैं। तो भैया यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है। सेलर बायर को माल बेचता है जिसको गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मूवेबल होना ज़रूरी है। बदले में बायर सेलर को पेमेंट करता है जो कि रुपीज़ में होना ज़रूरी है, तभी सोगा देखेगा, नहीं तो सोगा बोलेगा यहाँ से निकलो, जाओ कहीं और जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओ। अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्लाइंट को सर्विस देते हैं, क्या वो सोगा में आएगा? बताओ। अगर हम सीए हैं और हम अपना क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या वो सोगा देखेगा? अगर हमको कोई प्रॉब्लम होगा तो क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वो सर्विस है, गुड्स नहीं है। क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है? सब चुप था। ये क्या है? सर्विस है। अगर हम तुम लोग को पढ़ा रहे सोगा देखेगा? क्योंकि वो गुड्स नहीं है, सर्विस है। तो हम लोग को सीखना होगा गुड्स क्या होता है। उससे पहले ये बायर कौन है और ये सेलर कौन है?
बायर का मतलब होता है एनी पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाई। सेलर का मतलब होता है एनी पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। इसको हम लिंक करते हैं तुम लोग का इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट से। तुम लोग का डिमांड सप्लाई हो गया, वहां पे डिमांड में तुम लोग सीखा होगा दो चार चीज होता है, विलिंगनेस टू बाय, एबिलिटी टू पे। क्या वहां पे पेमेंट करना जरूरी है डिमांड खड़ा होने के लिए? नहीं। यानी कि अगर हम रेडी है खरीदने के लिए तो भी हमको बायर माना जा रहा है, इकोनॉमिक्स में भी, लॉ में भी। और कॉमन सेंस वाला बात है ना, अगर हम तैयार है खरीदने के लिए और खरीद सकते हैं, हम बायर है, और वो बंदा तैयार है बेचने के लिए या फिर बेच चुका, तो वो सेलर। मूल ज्ञान क्या है कि सिर्फ जो बंदा बेचेगा वो सेलर नहीं है, जो बेचने को तैयार है वो एग्रीज टू सेल इज ऑल्सो अ सेलर। याद रहेगा ये पॉइंट? ओके। अब आते हैं एक ऐसा डेफिनेशन में जो बच्चा लोग का नाक में दम कर देता है। गुड्स 2 का 7, वेरी गुड। भैया ये गुड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहला कहानी, गुड्स क्या होगा? मूवेबल। इमूवेबल गुड्स होता है क्या कभी? नहीं। मतलब हाँ गुड्स होता है, बट गुड्स और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए वो गुड्स नहीं है, इसका डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। तो भैया गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट बोला यहां पे कि एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएगा। ओ भैया ये क्या बोल दिया, ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा। क्लेम का मतलब क्या होता है? दावा। हम लोग दावा करते हैं ना, हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है, ऐसे बोलते हैं ना, हम क्लेम कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी मेरा है। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब हम किसी से, अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग में से हम किसी को पढ़ाएं, छोड़ो यहां पे सोगा नहीं लगेगा, हम तुम लोग को अपना बॉटल बेचें, तुम लोग बॉटल घर ले गया और तुम लोग पैसा नहीं दिया, तुम लोग को हम अपना बैलेंस शीट में क्या नाम से दिखाएंगे? डेटर के नाम से दिखाएंगे। तुम लोग पैसा देने वाला है। अब तुम लोग पैसा नहीं दिया, तुम लोग डेटर है, तुम लोग पे हम क्लेम कर सकते हैं ना केस करके। तो क्या डेटर गुड्स होगा? देखो डेटर मूवेबल है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल हम 500 में बेचे और हम किसी से 500 रुपया, हमको किसी को पेमेंट करना था, हम बोल सकते हैं ना जाके मेरा उससे ले लो, स्टूडेंट से ले लो 500 रुपया, तो मूव तो हुआ। लेकिन क्या ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स में गिनाता है? लॉ बोला नहीं नहीं नहीं, एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं गिनाता है। एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली एग्जाम्पल में डेट याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका एग्जाम्पल है डेट, मतलब उधार किसी को माल बेचे हैं, हम किसी और को पेमेंट दिलवा सकते हैं, लेकिन ये गुड्स नहीं होगा। तो एक्शनेबल क्लेम आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स ओनली बाय एन एक्शन और सूट। अगर हम, ये वैसा दावा होता है जिससे पैसा लेने के लिए हमको एक्शन या सूट करना पड़ता है, केस करना होता है, कुछ एक्शन लेना होगा तब पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मूवेबल होना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम को पहले ही लाइन से बाहर कर दिया। फिर गुड्स का मतलब और क्या होता है? बोला मनी को भी गुड्स नहीं बोलते। देखो मनी क्या मूवेबल है? हाँ भैया मनी तो मूवेबल है, भयंकर मूव होता है, लेकिन क्या वो गुड्स है? नहीं। मतलब बेसिकली हम पैसा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बताओ हम पैसा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बदले में हमको पैसा मिलेगा। 2000 का नोट दे रहे हैं, बदले में खुचरा करवा रहे, क्या ये सोगा में आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा डॉलर बेच रहे रुपीज आ रहा है, क्या ये सोगा में आएगा? नहीं, क्योंकि डॉलर भी तो मनी है, वो गुड्स थोड़ी है। ओके, तो मूवेबल होना चाहिए। एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं होता है, मनी गुड्स नहीं होता है। तो भैया गुड्स होता क्या है फिर? क्या स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स होता है? बाय और सेल होता है, और होता है ये गुड्स। शेयर और स्टॉक्स का मतलब क्या? स्टॉक मार्केट का नाम सुना है? तुम लोग में से नहीं भी तो एटलीस्ट एक बच्चा ऐसा होगा जो फ्यूचर में आने के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गुरु बनेगा। बेसिकली तुम लोग स्टॉक मार्केट में काम करेगा। सीए स्टॉक मार्केट जानता है, तगड़ा जानता है। सीए से तगड़ा मार्केट में कौन जानता है स्टॉक मार्केट को? सीएफए का बच्चा लोग, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। भैया क्या हम सीएफए कर सकते हैं? सिलेबस से हटके ज्ञान, क्या हम सीएफए कर सकते हैं? हाँ कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक बार एग्जाम फॉर्म 1500 का आता है, वहाँ पे बस 53,000 का आएगा, तो कर सकता है। एक बार फेल होगा तो ज़्यादा नहीं, 53,000 रुपया डूबेगा, फिर से 53,000 देना होगा, कर सकता है। तो तगड़ा रहता है, 50% बच्चा पास होता है।
CFA कर लेते हैं, लेकिन जब जॉब मिले, अगर तुम्हारा शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, CFA और FRM ये 2 एग्जाम निकाल लेना। तुम लोग का सैलरी मतलब तुम लोग समझ लो करोड़ों में घुस जाएगा 10-15 साल में, ठीक है। तुम लोग करोड़पति बन जाएगा, हर साल तुम लोग को करोड़ों मिलेगा, ठीक है। स्टॉक एंड शेयर से भैया हमको समझ आया कि ये मूवेबल होता है और इसको गुड्स माना जाता है, बट मेरे मन में डाउट है भैया, ये स्टॉक और शेयर्स क्या अलग अलग होता है? शेयर्स और स्टॉक को अभी बेसिक लेवल पे हम इतना ही बोलेंगे एक मानो, बट रियलिटी में इसमें डिफरेंस है। ज्यादा अभी जानना तो है नहीं, एग्जाम में नहीं बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स, ठीक है। ज्ञान के लिए कभी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन याद रखने के लिए एक ही मानना है। क्लियर? अच्छा भैया ठीक है। इसके बाद एक बात बताइए, जो ग्रोइंग क्रॉप्स है क्या वो गुड्स में आएगा? ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब तुम लोग कभी खेत देखा है? कोई एनी बच्चा जो जिंदगी में खेत नहीं देखा है? तुम लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है? खिड़की के बाहर किसको देखता हो? जो हरा हरा होता है ना, उसी को खेत बोलते हैं, ठीक है। तो बस बाकी टाइम एरोप्लेन, बादल देखिए। ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स होता है। एक सेकंड भैया, यहां तो आप कर दिए हम लोग के साथ गेम। ग्रोइंग क्रॉप्स को आप बोल रहे हैं गुड्स, लेकिन ग्रोइंग क्रॉप्स तो मूवेबल नहीं है। क्या तुम देखती है कि आज एक फसल यहां पे खड़ा है, 2 दिन बाद वहां जाके खड़ा हो गया? नहीं, वो तो मूवेबल नहीं होता है, लेकिन बिकने से पहले उसको काटा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स होता है, ये बात ध्यान में रहेगा। बेसिकली एनीथिंग विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ लैंड, जो जमीन का हिस्सा है, जमीन से जुड़ा हुआ है, बट कैन बी सवेयर्ड बिफोर सेल, उसको गुड्स मानते हैं। ये इतना लंबा लाइन क्या बोला? कोई भी ऐसा चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ है, इमूवेबल है, लेकिन बेचने से पहले अलग किया जा सकता है, उसको गुड्स में गिना गया। क्या आलू गुड्स होगा? आलू क्या? अच्छा तुम लोग सब चुप रहेगा, ठीक है। हम उठा के पूछेंगे, किससे पूछेगा? तनीषा बताओ, आलू जमीन के ऊपर उगता है या अंदर? शामिल बताओ, गाजर जमीन के ऊपर उगता है या अंदर? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आइडिया है दुनियादारी का, ठीक है। तो ये सब जमीन के अंदर उगता है। ये तो भयंकर इमूवेबल हुआ, बट क्या ये गुड्स होगा? हाँ, बिकॉज इट कैन बी सवर्ड बिफोर सेल, इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन का हिस्सा है, बट अलग किया जा सकता है ना बेचने से पहले। क्या पेड़ गुड्स है? पेड़, आम का पेड़ गुड्स है? कितना जन बोल रहा है गुड्स है? हाथ उठाओ। छोटा वाला क्यों है? अच्छा, नहीं पेड़ पौधा नहीं बोल रहे ना भाई, पेड़ ट्री ऐसा लिखता है, देखो ऐसा लगेगा देखने में। क्या ये गुड्स है? क्यों है राहुल? क्या कोई तुम कहां मार्केट में ठेला में पेड़ बिकता हुआ देखा आम का? लकड़ी नहीं बोले हम, यही एग्जाम में तुम्हारे साथ गेम करता है। क्या लकड़ी बोला गया? पेड़ बोला गया। जब लकड़ी बोला जाएगा तब हम, या फिर अपना आंसर में दोनों बात लिखेंगे कि पेड़ देखे तो मूवेबल नहीं है, लेकिन उससे बनता हुआ लकड़ी मूवेबल है, ठीक है। देखो तुम लोग सोच भी नहीं सकता ये जाके कहां तुम लोग का जुड़ने वाला है। सीए फाइनल का एफआर में एक प्रॉपर इसके ऊपर चैप्टर है, बियरर प्लांट्स बोल के, वहां पर ये जाके लिंक होगा, ठीक है। तो तुम लोग को ये चीज समझना होगा, इससे निकलता हुआ आम क्या गुड्स है? हाँ, लेकिन इसका पेड़ गुड्स नहीं है, क्योंकि सेल नहीं होता है पेड़ का जनरली। पेड़ का लकड़ी का सेल होता है, लकड़ी गुड्स है, ठीक है। क्लियर रहेगा ये कहानी? ओके। इसके अलावा ये बताओ, क्या नॉर्मल डेट गुड्स होगा? हम एक डेट का एग्जांपल दिए ऊपर में, एक्शनेबल क्लेम, एक ऐसा उधार जो हम दे दिए हैं और हम केस करेंगे आगे वाला से तभी पैसा मिलेगा, इसको गुड्स बोले। इसको ये गुड्स नहीं होता है। क्या नॉर्मल डेट गुड्स होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है,
क्योंकि डेट तो गुड्स है ही नहीं ना। वही एग्जाम्पल, तुम लोग से हम पैसा पाते हैं, हम किसी और को बोल दिए इससे पैसा ले लो, ये गुड्स हो गया? नहीं। अच्छा, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट गुड्स होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट क्या होता है? एफडी के बारे में तुम लोग जानता है? आजकल कोटक महिंद्रा का एक ऐड भी चलता है रणवीर सिंह वाला कि एफडी ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तुम लोग हम कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझा देते हैं जिसको आइडिया नहीं है। हम लोग एफडी में एक मोटा पैसा डाले, 10 साल तक वो मेरा पैसा फंस गया है, और जब निकलेगा तो मोटा इंटरेस्ट के साथ निकलेगा, ठीक है। अगर उस 10 साल के दौरान उनको पैसा निकालना है, 10 लाख रुपया डाले थे, 9 लाख रुपया मिलेगा, 1 लाख बैंक रख लेगा। ये होता है एफडी। और सेविंग्स बैंक क्या? पैसा डाले, जब निकालना है निकालो, थोड़ा मोटा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या एफडी जो हम करवाते हैं उसका हमको पर्ची मिलेगा ना, एक रिसीट, क्या वो रिसीट गुड्स माना जाता है? क्या वो मूवेबल है? हाँ, और उसको गुड्स माना जाता है। नहीं, लॉ बोला ये गुड्स है, लॉ ये नहीं बोला हमसे पूछो हम कैसे हैं, नहीं, ये गुड्स है, ठीक है, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो एफडीआर गुड्स होता है। ये मालूम है कहाँ गुड्स होता है? एक सेक्शन 176 है सोगा का, उसमें लिख दिया कि एफडीआर को गुड्स मानना है, तो मानना पड़ेगा। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि एफडीआर ऐसा ऐसा सीन है, एफडीआर है क्या, सोगा में इसको कवर करना है? हाँ करना है भाई, इसको गुड्स माना जाएगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, क्या टेंजिबल गुड्स माना जाएगा? टेंजिबल जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये बॉटल टेंजिबल है, क्या ये गुड्स है? हाँ। क्या इनटेंजिबल गुड्स होगा? गुडविल को गुड्स माना जाएगा? हाँ, गुडविल मूवेबल है। आज गोकुल केसरी लोग के नाम पर है, कल हम अपना नाम पे करवा सकते हैं ना गोकुल का नाम, तो गुडविल होता है। अरे रेंज रोवर ये कंपनी है, इसका गुडविल था, ये टाटा के नाम हो गया, ट्रांसफरेबल भी है और गुडविल। सबसे भयंकर इंटेंजिबल एसेट का क्या एग्जांपल है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है? आज फॉर एग्जांपल हम अपना एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका ये वन नोट का तुम लोग देख रहा है ऐसा साइन, ये लोगो, ऐसा ही लोगो अपना एप्लीकेशन का रखना चाहते हैं, रख सकते हैं क्या? नहीं, ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो चुका है, हमको अलग रखना पड़ेगा। और हम उससे चाहे तो खरीद सकते हैं, वो आज माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे वन नोट मेरे नाम पे आ सकता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स भी गुड्स माना जाता है, टेंजिबल भी एसेट्स गुड्स माना जाता है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। पेटेंट का मतलब पता है क्या होता है? हम एक सॉफ्टवेयर बनाए और हम, तुम लोग शार्क टैंक कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ। शार्क टैंक, अभी हम बोलेंगे कोई वेब सीरीज, सब हाथ उठाएगा। प्लीज अगर तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का बच्चा लोग है, शार्क टैंक जरूर देखना। जब खाना वाना खाता है, बोर होता है ना, टीवी में या मोबाइल में शार्क टैंक का एपिसोड्स लगाओ, उससे बहुत ज्ञान मिलेगा। शार्क टैंक में क्या होता है कि मानो हम गए और हम एक आइडिया रखें, ठीक है। तुम लोग सीए अमन गुप्ता कितना जन को जानता है? सब, बहुत जन जानता है। बोर्ड का मालिक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, हाँ वही। अच्छा, तो मानो अगर आज एक बोट एक टेक्नोलॉजी लाया, ठीक है, कि हम एक ऐसा घड़ी बनाएंगे जो कि तुम्हारा ऐसे करके प्रोजेक्ट होगा, उसमें से स्क्रीन हमको टच भी नहीं करना, दिमाग से चला सकते हैं। तो बोट क्या करेगा? तुरंत भागेगा, लॉ के तहत उसका पेटेंट करवा लेगा। अब ये वाला टेक्नोलॉजी ना मेरे से कोई कॉपी नहीं कर सकता है। अगर वो पेटेंट नहीं है तो कोई भी ला सकता है। पेटेंट करा लिए, कोई लेकर आएगा कि हम नया टेक्नोलॉजी लाए, लॉ क्या बोलेगा? अरे पहले इसका पेटेंट हो चुका है, तुम लेट हो गया। तो क्या ये मूवेबल होता है? हाँ, हम खरीद सकते हैं ना उससे पेटेंट, ये मूवेबल होता है। तो ये हुआ पेटेंट। ट्रेडमार्क हो गया तुम्हारा अलग अलग साइन वगैरह, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताओ क्या गैस, स्टीम, ये सब गुड्स माना जाएगा? स्टीम, धुआं, गैशियस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब को गुड्स मानेंगे? क्या लगता है हर्ष? तेरा घर में सिलेंडर है तो वो तो गुड्स है। सिलेंडर भी तो गैस है। गैस कैसे बनता पता है तुम लोग को? कैसे बनता है? हम उसका प्रोसेस नहीं देखे, लेकिन जहाँ तक हमको पता है जो गोबर होता है ना, उससे उसका वो फ्यूम्स बना जाता है, उसका हेल्प मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन आता है, हाँ, बायोगैस। तो ये सब गुड्स है। अरे हम लोग जब पहाड़ चढ़ते हैं, हम लोग को अभी कोविड हुआ, पहाड़ चढ़ रहे, समय ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं, गुड्स माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर गुड्स है, हाँ, 20 रुपए का बॉटल आता है। इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है, हाँ,
इनफैक्ट कोर्ट का ऑर्डर को भी ना गुड्स का गिनती में रखा गया है, डिक्री ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या बताए थे हम, कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट कोई ऑर्डर दिया ना, इसको भी गुड्स में डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि 2 का 7 में गुड्स के बारे में है, कुछ मूवेबल है गुड्स होगा, लेकिन एक्शनेबल क्लेम, मनी, ये दो चीज को गुड्स का डेफिनेशन से बाहर रखा। फिर बोला देखो स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, कुछ भी ऐसा जो जमीन का हिस्सा है काट के बेचा जा सकता है, उसको आप गुड्स बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग सीखे कि एफडीआर को भी गुड्स माना जाता है, गुड्स टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कोर्ट का ऑर्डर, ये सब को, कोर्ट का ऑर्डर स्पेशल है, ठीक है, ये सब को क्या माना जाता है, गुड्स माना जाता है। क्लियर है कहानी यहां तक। ओके, तो तुम लोग को सेलर पता चल गया। सेलर कौन होता है, 2 का 7, सेलर 2 का 13, बायर 2 का 1। बायर इज अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स। अच्छा, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, एनीथिंग विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ लैंड बट कैन बी सर्वेयर्ड बिफोर सेल। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का 3 डेफिनेशन याद हो गया। आओ दिखाते हैं हम बुक से, तुम लोग विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो, बायर बाइज और एग्रीज टू बाई 2 का 1, सेलर सेल्स और एग्रीज टू सेल्स 2 का 13। लाल रंग का सेक्शन है, मतलब सेक्शन को याद रखना पड़ेगा। 2 का 7 गुड्स, देखो वही वाला लाइन है जो हम लोग अभी पढ़े। एक्शनेबल क्लेम, इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम एनफोर्स्ड ओनली बाय एक्शन और सूट, डेट इज एन एग्जाम्पल। फिर टेंजिबल गुड्स में सारा एग्जाम्पल तुम लोग को बता दिए, और ये चार्ट है जो याद करने में मदद करेगा। गुड्स का डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है, ये चार्ट को समझ लो, याद कर लो, फिर गुड्स का डेफिनेशन याद करना याद हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। गुड्स, पहले हम लोग बात करते हैं बेसिस। एग्जिस्टिंग हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, कंटीजेंट हो सकता है। इसका क्या मतलब है भैया कि एग्जिस्टिंग हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, कंटीजेंट हो सकता है। आज हम तुमको एक बॉटल बेचने वाले हैं, मेरे पास वो बॉटल अभी एग्जिस्ट करता है, मेरे सामने रखा हुआ है, तुमको बेच सकते हैं, ये किस में आएगा, एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा, ये वाला बॉटल 2-3 दिन बाद आएगा मेरे पास, ये किस में आएगा, फ्यूचर गुड्स। और ये बॉटल हम तभी तुमको बेचेंगे अगर तुम एडवांस पेमेंट करेगा, एक कंडीशन लगा दिए, ये किस में आएगा, बिल्कुल भी नहीं, फ्यूचर गुड्स। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, यहाँ कुछ अनसर्टेन है, हमको एडवांस दो, वो तो अच्छा, ये बॉटल तब बेचेंगे जब बारिश होगा, ये कौन सा गुड्स हुआ, कंटीजेंट, क्योंकि बारिश होना ना होना अनसर्टेन है। समझ आ रहा है बात। तो सबसे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग गुड्स को स्टार्ट करते हैं। आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं तब वो एग्जिस्ट करता है। ये बात कहां बोला है, एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में, सेक्शन 6 में। फिर बोला कि यार ये तो हम या तो ओन करते हैं या तो मेरे पास रखा हुआ है, मतलब या तो हम पोजेस करते हैं या तो हम ओन करते हैं, दोनों का अंतर समझो। मेरे पास एक बाइक है, वो मेरा है, मेरे नाम पर है, और वो तेरे घर पे पार्क्ड है, क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, हाँ, हम ओन कर रहे हैं ना। पोजेशन का मतलब क्या होता है पता है, उसका फिजिकली मेरे पास होना। ठीक है, अगर मानो एक बाइक है जो कि तेरे नाम पे लेकिन फिजिकल पोजेशन मेरे नाम पे, मेरे पास है, मतलब नाम तेरा है लेकिन मेरे घर में पार्क होता है, क्या वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, हाँ। पोजेशन मतलब उसका फिजिकली वो कहां पर है, और ओन मतलब वो किसके नाम पर है। क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक गुड्स। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग मानो एक मोबाइल का शॉप गए और हम लोग उनको बोले कि मेरे को एक ब्लू आईफोन 14 प्रो चाहिए 256 GB। हम स्पेसिफाई कर दिए ना मेरे को क्या चाहिए, इसको स्पेसिफिक गुड्स बोलते हैं। यानी कि जब सेल कर रहा है ना वो बंदा, तो वो बहुत सारा डब्बा रखा हुआ होगा, बहुत सारा टाइप का फोन रखा हुआ होगा, उसमें से मेरा वाला फोन स्पेसिफिकली निकाल के दे सकता है क्योंकि हम उसको वैसे बोले। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, विच आर आइडेंटिफाइड
यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा कलर, कौन सा जीबी यूबी सब पता है। एंड अग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, हम लोग दोनों अग्री किए ना, हम उसको बोले क्या ऐसा आईफोन होगा, वो बोला हाँ होगा, अग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये हुआ एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कीवर्ड पकड़ में आ रहा है, समझ आ रहा है कहानी। अब हम तुम लोग को थोड़ा यहां पे लाते हैं। अपना राशन का दुकान किसका था? शौमिल तेरा था ना? ये शौमिल खड़ा है दुकान में, ठीक है। और ये मानो हर्ष गया, हर्ष बोला शौमिल भाई मेरे को 5 केजी आटा चाहिए। तुम लोग में से लाइफ में कोई आटा खरीदने गया है कोई राशन दुकान में? एक बार हाथ उठाओ तो कौन कौन आटा खरीदने गया? बाकी तुम लोग नहीं गया कभी आटा खरीदने? वाह यार, पापा की परी लोग। वही तो, तुम तो 2 बार ट्रेन में चढ़ी है, तुम्हारा तो बात ही क्या है। हमको तो लगता मॉल का मालिक तुमको ला के देता होगा आटा, लीजिए दीदी। चलो, शौमिल को बोला 5 केजी आटा चाहिए। शौमिल, क्या तुम 5 केजी आटा निकाल के रखेगा? नहीं। क्या सीन होता है भाई? आएगा, तुम कैसे क्या करता है? वो आटा देने बोलेगा तो तुम क्या करेगा? वाह, कैसे देगा? कैसे देगा? कहां से? सही जा रहा है, कहां से निकालेगा? वेरी गुड भैया, मेरे पास 25 किलो का बोरा है, उसमें से हम 5 किलो अलग करेंगे। ये जो 25 किलो का बोरा है ना, इसको बोलेंगे अनअसर्टेन्ड गुड्स। एक बड़ा सा लॉट है, क्या वो पूरा लॉट उठा के दे देगा हर्ष ले? नहीं, वो उसमें से 5 किलो अलग करके देगा। ये जो माल अलग किया ये होगा क्या? असर्टेन गुड्स। और ये जो 25 किलो का बोरा है जिससे माल अलग किया गया, उसको क्या बोलेंगे? अनअसर्टेन गुड्स। तो यहां पे ये चीज को समझाया गया। अनअसर्टेन गुड्स का मतलब विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल। क्या उसमें से अलग था माल? नहीं, बुरा था। इट इज नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड ना, कि ये वाला ऐसे बोल सकते ये 25 किलो हर्ष का है, नहीं, ये 25 किलो से अलग अलग कस्टमर को मिलेगा। उसमें से जब 5 किलो अलग करके रख दिए, ठीक है, इट इज आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हर्ष बोला उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करके अलग किए। आफ्टर द सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, जब वो बोला उसके बाद ये हुआ असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन्ड मतलब बड़ा सा लॉट, और जब अलग करके रख दे तो वो क्या होता है? असर्टेन्ड गुड्स। हाँ, वो हो गया स्पेसिफिक गुड्स। अगर आशीर्वाद का 5 केजी वाला आटा बोला, ये जाके बोला कि भैया मेरे को आशीर्वाद का 5 केजी का पैकेट दे दो, तो वो तो स्पेसिफिक है ना, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ सेल। ये कोई और ब्रांड का उठा के देगा 5 केजी, वो भी नहीं लेगा। समझ रहा बात को? तीनों में ये अंतर होता है। स्पेसिफिक का कीवर्ड क्या है? आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपन एट द टाइम ऑफ सेल। अनअसर्टेन्ड का क्या है? नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ सेल। और असर्टेन्ड का क्या है? आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब हर्ष आके बोला तब अलग हुआ ना, इसीलिए इसमें आफ्टर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, तो ये तीनों क्या था? तीनों में से ऐसा कभी हुआ कि माल मेरे पास नहीं था? माल तीनों किसमें मेरे पास पड़ा हुआ था, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स का तीनों टाइप हुआ। लेकिन क्या फ्यूचर गुड्स कभी अनअसर्टेन्ड या असर्टेन्ड हो सकता है? बुद्धि दौड़ा। कोई माल है जो फ्यूचर में तेरे पास आएगा, फ्यूचर में आएगा, तुम उसको बोल सकता है कि वो स्पेसिफिक है या फिर असर्टेन्ड या फिर अनअसर्टेन्ड है? नहीं, वो जब आएगा तब ये तीनों में कैटेगराइज होगा। बेसिकली 100 बात का एक बात, ये तीन किसका सब कैटेगरी है? यहां पे देखो, एग्जिस्टिंग गुड्स का। ठीक है, इसके तीनों के अंडर में आया नहीं। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या? या तो वो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर होगा, या फिर वो प्रोड्यूस होगा, या फिर उसको एक्वायर किया जाएगा। अभी तुम लोग को पता ही है, ये तो लगता है नेशनल न्यूज़ बन गया कि मेरा स्कूटी बीमार हो गया है और उसका ऐसा पार्ट खराब हुआ है जो बहुत कम बनाता है कंपनी। तो हमको वो क्या बोल रहे हैं, हम उनके पास गए तो क्या उनके पास रखा हुआ है वो पार्ट? नहीं, वो बोले कि हम एक्वायर करके आपको किसी से देंगे। तो ये कौन सा गुड हुआ? फ्यूचर गुड्स। अगर मानो हम कंपनी में फोन किए और कंपनी बोला मेरे को मैन्युफैक्चर करके आपको देना होगा, ये क्या हुआ? फ्यूचर गुड्स। और प्रोड्यूस भी किया जाता है, राइट? ठीक है, ओके।
अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज अग्रीमेंट टू सेल। देखो, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तुम आया, पैसा दिया, हम तुमको आलू दिए, तुम घर चला गया, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अग्रीमेंट टू सेल, तुम आया, पैसा दे दिया, आलू फ्यूचर में मिलेगा, गुड्स अभी नहीं मिलेगा, गुड्स फ्यूचर में मिलेगा। हम अग्रीमेंट टू सेल किए, वो अभी तक बिका नहीं है ना, तो ये अग्रीमेंट टू सेल। और इस टॉपिक पे सवाल आता है, आगे हम दिखाएंगे कैसा। कंटिंजेंट गुड्स डिपेंड करता है एक अनसर्टेन इवेंट के ऊपर कि माल बिकेगा कि नहीं। अच्छा बताओ, कंटिंजेंट गुड्स जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या फिर अग्रीमेंट टू सेल है? अग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि उसमें भी तो फ्यूचर में आने वाला है ना, अग्री कर लिए हैं आज, फ्यूचर में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे मानो पी है, वो बोला 50 पीस ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल बेचेगा अगर शिप माल लेकर आया, तो ये कौन सा गुड्स है? कंटिंजेंट। शिप लाएगा तो बिकेगा, नहीं लाएगा तो नहीं बिकेगा, ये तो अनसर्टेन है ना। मानो हम जो आदमी को बोले मेरे स्कूटी का पार्ट लाने के लिए, वो बोला अगर कंपनी माल भेजा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये कौन सा गुड्स है? कंटिंजेंट, फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अगर शब्द लग गया ना इफ, तो समझ जाओ कंटिंजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, डिलीवरी का मतलब क्या होता है? 2 का 2 में डिलीवरी के बारे में बताया। 2 का 1 क्या था? बायर। 2 का 2 क्या है? डिलीवरी। 2 का 13 क्या था? सेलर। और 2 का 7 गुड्स। तो बेसिकली 2 का 2 में बोला डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। माल मेरे पास पड़ा है, हम तेरे पास भेज दिए। माल मेरे पास पड़ा है, उसका पोजीशन मेरे से तुम्हारे पास गया, वो डिलीवरी है। क्लियर? पैसा मिला नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता है, माल यहां से वहां चला गया ना, इसको डिलीवरी बोलते हैं। अब डिलीवरी भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है एक्चुअल डिलीवरी। फ्लिपकार्ट से माल ऑर्डर करते हैं, माल घर पहुंचता है, कौन सा डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी। क्यों? चलो तुम लोग से पूछते हैं, तुम लोग बताएगा। तुम लोग फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया, घर आके पहुंच गया। बिग बाजार से सामान जैसे आता है सान्या का, घर पहुंचा के चला जाता है। ये सब में क्या कॉमन है? ये दोनों पॉइंट में क्या कॉमन है? घर आके मिला। अच्छा मानो तुम जाकर लाई, कभी होगा नहीं ऐसा कि तुमको जाना पड़े ठीक है, मानो हम लोग जाकर लाएं, वो क्या तो भी वो तो यही चीज हो रहा है, घर आ रहा है। तीनों में क्या कॉमन है? उसका डिलीवरी हो रहा है। डिलीवरी कैसे हो रहा है? उसका जो ट्रांसफर हो रहा है पोजीशन, वो फिजिकली हो जा रहा है ना, वो वहां था अब यहां आ गया। जब फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो ना, तो एक्चुअल डिलीवरी होता है। ठीक है, लेकिन 2 टाइप का डिलीवरी है जो बच्चा लगा नाक में दम कर देता, भैया समझ ही नहीं आता क्या? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। ध्यान से सुनना। मानो तुषार का माल गोडाउन में रखा हुआ है, ठीक है, उस गोडाउन का रखवाली कौन करता है? वॉचमैन, चौकीदार करेगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड को। ठीक है, तुषार का यहां पे 10 लाख का माल है, और मानो तुषार बोला कि ये जो माल है ये हम राहुल को बेचेंगे। ठीक है, तो तुषार राहुल को बता दिया कि राहुल आज से ये माल तेरा है, और इस वॉचमैन को फोन करके बोला कि वॉचमैन अब से माल जो है वो राहुल का है। क्या यहां फिजिकली गुड्स कहीं से पार हुआ? एक जगह से दूसरा जगह गया? क्या बोलती है स्नेहा? एक जगह से दूसरा जगह गया? हाँ, कहाँ खो जाती है तुम? उबासी उबासी ले रही है बैठे बैठे। वॉचमैन क्या हुआ? वॉचमैन को हम फोन करके बोले वॉचमैन वॉचमैन अब से माल राहुल का होगा। तो यहां पर क्या माल जो मानो धनबाद में रखा हुआ था वो कहीं और गया? क्या फिजिकल ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ? तो क्या इसको एक्चुअल डिलीवरी बोल सकते हैं? तो इसको क्या बोला? इसको बोलो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, क्योंकि यहां जो डिलीवरी हुआ ना कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, मतलब डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट या फिर एक्नॉलेजमेंट हुआ। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? बता देना।
अरे तुम लोग याद है प्रोजेक्ट बनाता था बचपन में, उसमें को लिखने बोलता था ना एक्नॉलेजमेंट, उसमें क्या लिखते थे हम? इसको थैंक यू बोल रहे हैं, मेरा मदद किया, वो मेरा मदद किया, बतला रहे थे टीचर को कि हम अकेले नहीं बनाए हैं। बस यहाँ पे भी हम बतला दिए। क्या बतला दिए? कि भैया ये माल अब वॉचमैन, अब ये माल राहुल का है। क्या फिजिकली ट्रांसफर हुआ पोजीशन? नहीं, बस बतला देने से ट्रांसफर हो गया ना। इस डिलीवरी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्लियर है? देखो, विथआउट एनी चेंज इन कस्टडी, माल जहां था वहां का वहां है, बस एक्नॉलेजमेंट के द्वारा बतला दिया गया। ठीक है? और इसी में एक थोड़ा सा चेंज कर दें, इसी में चेंज कर देते हैं, बेटर होगा। मानो तुषार माल बेचना चाहता है राहुल को, 10 लाख रुपए के गोदाउन में माल है। तुषार क्या किया, गोदाउन का जो चाबी है वो दे दिया राहुल को। क्या ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है? भैया बतलाया ही नहीं किसी को डिलीवरी करने के लिए। तुम लोग बोलेगा भैया तुषार राहुल को बतलाया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पास माल है उसको बतलाया नहीं, एक चाबी देकर डिलीवरी हुआ ना, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है? सिंबॉलिक, सिंबल का मतलब चिन्ह। तो ये एक टाइप का साइन है, ये एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, दिखाया जा रहा है, सिंबल है कि ये जो सामान है जिसके हाथ में चाबी उसका सामान। आज हम तेरे को गाड़ी बेच रहे हैं अपना, मेरा गाड़ी कहीं और रखा हुआ, हम चाबी तेरे को दे दिए, क्या ये डिलीवरी माना जाएगा? हाँ। कौन सा डिलीवरी? सिंबॉलिक डिलीवरी। गाड़ी मेरा जिसका गैराज में रखा हुआ तब फोन करके बोल दिया कि आज से गाड़ी इसका, ये कौन सा डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और गाड़ी तुमको फिजिकली हैंडओवर कर दिए पेपर्स के साथ, ये कौन सा डिलीवरी? एक्चुअल डिलीवरी। क्लियर है? हम तुम लोग को रिकमेंड करेंगे, तुम लोग ये तीनों डिलीवरी एक बार रीड करो। माही, अगर हम डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन, कौन सा डिलीवरी होगा? हाँ, वेरी गुड। अगर हम किसी का बिल ट्रांसफर कर रहे हैं, हर्ष, कौन सा होगा? अगर हम तुमको मानो एक सामान बेच रहे हैं, वो सामान ना देके उसका बिल दे रहे हैं, कौन सा डिलीवरी है? कंस्ट्रक्टिव। तुम किसी को बताया, कुछ एक्नॉलेज किया, हाँ या ना? देखो, यही हम तुम लोग को समझा रहे हैं। किसी को बतलाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो बायर है उसको बतला रहे हैं। किसी थर्ड पार्टी के पास माल पड़ा है और हम उसको बता रहे हैं कि आज से माल तुम्हारा, उस बंदे का, मेरा बायर का। समझ रहे? ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। क्या एक्चुअली में माल गया उसके पास? डॉक्यूमेंट्स गया, कौन सा होगा? सिंबॉलिक। समझा? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग मानो फ्लिपकार्ट से कपड़ा ऑर्डर किया और फ्लिपकार्ट का जो पैकेट आया वो फटा हुआ है, क्या तुम लोग कपड़ा लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो डैमेज, कपड़ा सही है, कपड़ा सही है। नहीं बेटा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। क्योंकि वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। उसका डिलीवरी होने का मतलब वो अच्छा से पैक होना चाहिए। अगर आज तुम मानो कोई सामान खरीदने जाता है, फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप लेने जाता है और क्रोमा गया, तुम लोग क्रोमा में ऐसे करके वो निकाला तार जो लैपटॉप लगा रहता, तुमको हाथ में दे दिया, तुम लेगा? क्योंकि लैपटॉप डिलीवरेबल स्टेट में कब होगा? जब वो कार्टून में है, पैक किया हुआ, सील्ड। समझ रहा है? कोई आईफोन का डब्बा है, खुला हुआ है, तुमको दे रहा है, तुम खरीदेगा वही दाम देके? नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूज्ड है ऑब्वियसली, या फिर किसी को दिखाया गया होगा, डेमोन्स्ट्रेट किया गया होगा, हमको सील्ड वाला चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सब होता है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, एंड गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट। कब वो डिलीवरेबल स्टेट में होगा? नहीं रे, नहीं। व्हेन द बायर इज बाउंड टू टेक द डिलीवरी। अभी फ्लिपकार्ट वाला आया, तुम बोल सकते हैं ना हम नहीं लेंगे। क्रोमा से तुम सामान खरीदने के लैपटॉप में बोल सकता है ना तुम नहीं लेगा। अगर मानो फ्लिपकार्ट वाला तुमको लाया सामान और तुम डिलीवरी लेने से मना कर रहे हैं, क्या बेसिस है? क्या बेसिस है? तुम बोल सकता है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में, सब कुछ अच्छा है। समझ रहा है? व्हेन द बायर इज बाउंड, बायर मजबूर है। बायर किस, अगर देखो हम एक बायर हैं, हमको अगर मना करना है कि हम माल नहीं लेंगे, कोई रीजन होना चाहिए, और मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है तो हम बाउंड हो गए, हमको लेना पड़ेगा। हम रीजन क्या देंगे? मना क्यों करेंगे? हम इसीलिए मना करेंगे कि भाई वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं था, वो सही हालात में नहीं था। समझ रहा बात को? भैया हम तो ऐसे भी बोल के मना कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है,
फिर ऑर्डर क्यों किया? समझ रहा है? तो ये सब नहीं आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। क्लियर है? ओके, अब आज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बच्चा लोग इसमें बहुत गलती करता है, तो हम लोग इसको सही करते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है? हाँ भाई, बोल बोल, सुन रहे हैं? हाँ, अगर पेड़ बिकने लायक है और पेड़ का विकृति होता है तो वो गुड्स होगा। पौधा गुड्स होता है क्योंकि वो उगाया जाता है और फिर बेचा जाता है, तो पौधा गुड्स होता है। गमला जो होता है ना, उसको गुड्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा मेरा एक बात बताओ, तुम लोग यहां पे ध्यान दो, सब यहां पे ध्यान दो। दो कॉन्सेप्ट है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। आज अगर ध्यान दिया तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान नहीं दिया तो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि एक बार इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हुआ तो वो कंफ्यूजन जिंदगी भर बरकरार रहेगा 110%। ठीक है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पे आते पहले। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पता चला हम ही कंफ्यूज होकर गलत बता दिए तो। एक बात बताओ, मेरे पास एक कार है, ठीक है? जब हम कार खरीदेंगे तो इस कार का हमको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें मेरा नाम होगा, राइट? अगर मानो ये कार हम तुमको बेच दिए लेकिन ये मेरे नाम पर है, क्या ये सही बिका है माल? क्योंकि ये कार आज भी मेरे नाम पे, तो हम ही इसके ओनर माने जाएंगे। अच्छा, मानो तुम एक शेयर खरीदा। पहले के ज़माने में ना शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। लेट मी टेल यू वन स्टोरी। तुम लोग को हम कभी एमआरएफ शेयर का दाम दिखाएं, ग्राफ दिखाएं क्लास में? आवाज़ दिखाते हैं। हाँ, कितना बोला? एक कहानी है, एक बंदा था, ठीक है? वो 5 साल पहले वो उसके दादाजी के पास एमआरएफ का शेयर्स था। तो आज ना शेयर ऑनलाइन खरीदते हैं, पहले अगर तुम शेयर खरीदा तेरे घर में डॉक्यूमेंट आता था जिसको बोलते थे शेयर सर्टिफिकेट। जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट में है उसका नाम पे वो शेयर्स है। उस बंदा को 5-6 साल पहले वो शेयर मिला। वो जब शेयर खरीदे थे ना, तब आई थिंक उसका दाम था मानो तुम 1999 में 1900 रुपया में खरीदे थे, और ये जब शेयर मिला 20 शेयर था, तो एक शेयर का दाम कितना हो गया? 80,000 रुपया। यानी कि मेरे पास 20 शेयर है और उस एक शेयर का दाम 80,000 रुपया। कितना हुआ? 16 लाख। चुटकी में उसका हाथ में 16 लाख रुपया आ गया। अच्छा, वो शेयर सर्टिफिकेट पे अगर दादाजी का नाम है, ठीक है, और दादाजी तुमको बोले कि हम शेयर बेच दिए लेकिन सर्टिफिकेट पे नाम बदला नहीं, क्या शेयर तुमको मिल जाएगा? अच्छा, मानो शेयर सर्टिफिकेट तुम दादाजी से चोरी कर लिया, तुम्हारा दादाजी नहीं, किसी और का दादाजी है, ठीक है? तुम्हारे हाथ में वो शेयर सर्टिफिकेट है लेकिन नाम दादाजी का है, तुमको मिल जाएगा। नॉमिनी में भी तुम्हारा नाम नहीं है, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, मतलब जिसका नाम उसका सामान। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का क्या कहानी है? जिसका नाम उसका सामान। नॉमिनी होता है, वहां पे नॉमिनी का ट्रांसफर होता है, शेयर उसको मिल जाता है। ठीक है, तुम लोग घर जाना, अगर दादा दादी परदादा कोई भी शेयर में काम करते थे और गलती से भी एक एमआरएफ का शेयर मिल गया तो हमको कुछ दे देना, ठीक है? क्योंकि हम ही तुम लोग का आइडिया दिए हैं ये वाला। अच्छा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है? अच्छा, हमको खुद को आइडिया नहीं है, बट हम तुम लोग से पूछना चाहेंगे। तुम लोग कभी भी कोई माल, फॉर एग्जांपल बाइक या कुछ भी, ट्रेन में एक जगह से दूसरा जगह भेजा या फिर किसी को भेजते हुए देखा है? कैसे होता है, कोई बता सकता है पूरा प्रोसेस? मतलब डिटेल्ड नहीं चाहिए, होता क्या है? यहाँ से ट्रेन में माल चढ़ाएं और वहाँ पे कोई उतारेगा,
जो उतारेगा ट्रेन ड्राइवर को कैसे पता चलेगा कि वो उतारेगा? तुम लोग बोल के भेजेगा ब्लू रंग का शर्ट चश्मा पहना रहेगा, ऐसे बोलेगा। हाँ, मानो बाइक पे एक चिपका दिए, क्या चिपकाएं? एड्रेस जहाँ पे उसको उतारा जाएगा, ठीक है। तो मेरा ट्रेन तो भाई मानो धनबाद से कलकत्ता गया, अब कलकत्ता का रेलवे स्टेशन में उसको किसको देना है, कैसे पता चलेगा? हाँ, बेसिकली बताएं क्या होता है। जब फोन नहीं हुआ था तब इसका कॉन्सेप्ट था रेलवे रिसीट। बाइक जो है, जब बाइक चढ़ाएगा तो एक नंबर जनरेट होगा जिसको बोलेंगे रेलवे रिसीट, और वही वाला नंबर, वही वाला डॉक्यूमेंट रेलवे रिसीट जिसको बोलते हैं, वो हम यहाँ से फैक्स कर देंगे कलकत्ता में जिसको देना है। मानो हम अपना दोस्त को दे दिए, अब ये वाला दोस्त जो है मेरा जाके रेलवे रिसीट दिखाएगा, उसको वो बाइक मिल जाएगा। मानो मेरा दोस्त ऑटो में बैठ के जा रहा था, ऑटो में उसका जेब से गिर गया, ऑटो ड्राइवर ले जाके वो रेलवे रिसीट दिखाएगा, क्या उसको वो बाइक मिल जाएगा? हाँ, जिसका हाथ में डॉक्यूमेंट, जिसके पास उसका सामान। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट दोनों? मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में नाम वाम नहीं बदलवाना है, तेरे हाथ में वो सामान है ना, तुमको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है कहानी? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, नाम लिखा हुआ है, उसको अगर सामान हमको ट्रांसफर करना है तो नाम बदलवाना होगा। हमको गिरा हुआ शेयर सर्टिफिकेट मिला, हम पैसा ले सकते हैं उससे? नहीं, जिसका नाम है उसको पैसा मिलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में रेलवे रिसीट गिरा हुआ मिला, हमको मिल जाएगा। एग्जाम्पल, लॉटरी। लॉटरी क्या, तुमको कोई लॉटरी गिरा हुआ मिला, तुम नंबर मैच किया, तेरा नंबर मैच खा गया, तुमको मिल जाएगा। लेकिन भैया लॉटरी हमने कोई और खरीदे थे, नाम लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है? ऑफ टाइटल है। शोइंग टाइटल में वो चीज होता है, ऑफ टाइटल में जिसके पास वो डॉक्यूमेंट आया उसको सामान मिल जाएगा। ऑफ टाइटल का क्या क्या एग्जाम्पल है भैया? देखो, हम कुछ नाम बोल रहे हैं, सब कुछ समझाना जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, बट हम तुम लोग को कुछ कुछ समझाते हैं। बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट। शिप में माल हम चढ़ा दिए श्रीलंका से, शिप इंडिया आ रहा है, इंडिया में वो माल उतरेगा, वो माल किसको देना है कैसे पता चलेगा? बिल ऑफ लीडिंग जब माल चढ़ता है तब डॉक वारंट मिलता है, जिसका हाथ में ये डॉक्यूमेंट होगा ना, उसको माल दे दिया जाएगा। ऐसे ही मानो हम एक गोदाउन में पैसा, ये सामान रखवाएं। तुम लोग अगर कभी हीरक रोड साइड जाएगा, हीरक रोड अपना, ठीक है, वहां से मानो लेमन चिली वाला रास्ता पकड़ते हुए तुम लोग जा रहे हैं, तुम लोग लेफ्ट साइड में ना बड़ा बड़ा हट्स टाइप का बना हुआ दिखेगा, मतलब वो झोपड़ी लगेगा टीना का, लेकिन बहुत बड़ा, वो है गोदाउन, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। वो लोग अपना जमीन को भाड़ा पे दे रहे हैं माल रखवाने के लिए, बड़ा बड़ा ट्रक पार्क हो जाएगा, तुम्हारा बड़ा बड़ा सामान रखाएगा। वो जिसके हाथ में उसका सर्टिफिकेट है ना, वो उसका मालिक। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, जिसके हाथ में गोदाउन का सर्टिफिकेट, वो उसका मालिक। हम तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। फॉरेन में ऐसा होता है, देखो फॉरेन में क्या है, फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फ्लैट सिस्टम में दिल्ली में भी देख लेना फ्लैट सिस्टम है। अब क्या हम लोग अपना फ्लैट में एक स्टोर हाउस बना के रख सकते हैं? 3 BHK है, 5 आदमी हैं, स्टोर हाउस कैसे बनाए? तो क्या करते हैं हम लोग ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं, बिजनेस है ये, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए, छोटा छोटा रूम बना दिए, उसका ताला लगा दिए। अब हम उस रूम को भाड़ा पे दे रहे हैं सामान रखने के लिए, वो वेयर हाउसिंग का काम कर रहा है, गैराज का काम कर रहा है मेरा, और जिसका हाथ में उसका चाबी, वो उसका मालिक। हम क्या पूछने जाएंगे कोई और उसको खोलेगा? तो अभी उसके पास चाबी है ना भाई, वो खोल सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, ऑफ टाइटल। वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट भी वैसा ही होता है, वार फिंगर सर्टिफिकेट भी वैसा ही है, रेलवे रिसीट तुम लोग को बता दिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट भी वैसा होता है, वारंट या फिर ऑर्डर ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। अगेन सब समझाना पॉसिबल नहीं है, मेन हम समझा दिए। यहाँ पे प्रूफ ऑफ पोजेशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स है, मतलब जिसके हाथ में है उसको वो सामान दे दिया जाएगा। जबकि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में क्या हुआ, शेयर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल लिया गया कि जिसका नाम है उसका सामान है। तो यहां पे तुम लोग लिख लो, हम नोट्स में नहीं लिखे हैं। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में जिसका नाम उसका सामान, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में जिसके पास उसका सामान। और ये वाला एग्जाम तक तुम लोग को ऐसे याद रखना होगा, ठीक है।
लिख लो फटाफट, आगे बढ़ा जाए। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? कोई ऐसा बंदा जो कि, बात कर लो सबको पहले फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा बंदा जिसको हम पावर दिए, अथॉरिटी दिए कि तुम मेरा माल बेच सकता है, ठीक है, उसको जनरली मर्केंटाइल एजेंट बोला जाता है। तुम लोगों को हम एजेंट जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में समझा रहे थे, एक एग्जांपल दिए थे कि मेरा दोस्त बैठ के मेरे से बात कर रहा है, मेरे को वॉशरूम जाना है, हम दुकान में बैठा के उसको गए, वो माल बेचा, वो मेरा एजेंट माना जाएगा और हमको उसका भुगतान भरना होगा कुछ भी माल खराब निकला तो। लेकिन सोगा में मर्केंटाइल एजेंट वो मेरा स्टाफ होगा जिसको हम अक्सर ये पावर दे के रखे हैं, ठीक है। देखो, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि अक्सर बिजनेस के दौरान अथॉरिटी है माल बेचने का या फिर माल कंसाइनमेंट पे भेजने का, बता देंगे कंसाइनमेंट चैप्टर आएगा, ठीक है, या फिर माल खरीदने का या फिर माल को गिरवी रख के पैसा उठाने का। 4 पावर है, माल बेचने का, माल कंसाइनमेंट पे भेजने का, माल बाई करने का और उसको गिरवी रख के सिक्योरिटी में रख के पैसा उठाने का। ये 4 पावर में से किसी के पास भी ये पावर है, उसको मर्केंटाइल एजेंट, ब्रोकर ये सब बोलते हैं। जैसे कि मानो ऑक्शन के बारे में सब जानता है, हम लोग पढ़े भी है, यूनिट 6 का लास्ट में आई थिंक, ऑक्शन नहीं इसका लास्ट में आएगा, तुम लोग अभी ऑक्शन सेल नहीं पढ़ा अच्छा से। ऑक्शन में क्या होता है, हम अपना माल किसी एक बंदा को देते हैं, वो बंदा ऐसे ले जाके टेबल में रख देता है और बोलता है चलो इसका बोली लगाओ। जो बंदा इसका बोली लगवा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्शनियर। वो मेरा एजेंट है ना, वो मेरे लिए उस माल को बेच रहा है, हाँ वो भी मर्केंटाइल एजेंट में आएगा। जनरली कोई चीज़ होता है, हमको अपना गाड़ी बेचना है, ब्रोकर के द्वारा बिकवा रहे, वो ब्रोकर मेरा एजेंट है ना, मेरा गाड़ी बेचेगा, वो भी मर्केंटाइल एजेंट में आएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो, इस पूरे चैप्टर में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर में, जहां जहां प्रॉपर्टी शब्द दिखेगा वहां वहां ओनरशिप का बात हो रहा है। जहां जहां प्रॉपर्टी इन गुड्स ऐसे बोलेगा कि द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मिस्टर एक्स, इसका मतलब क्या है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू मिस्टर एक्स। क्लियर है ये कहानी? प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब होगा? ओनरशिप, ठीक है। देखो, ओनरशिप जो है वो अक्सर सेलर से बायर को ट्रांसफर होता है, और जब ओनरशिप का बात करें तो जनरल प्रॉपर्टी का बात होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी का नहीं। इसका क्या अंतर है? आज हम ये बॉटल तुमको बेच दिए, तुम इस बॉटल में पानी डाला और इसको खोल के इससे पानी मुंह लगा के पानी पी रहा है, हम मना कर सकते हैं मुंह लगा के पानी मत पियो? क्यों नहीं मना कर सकते हैं? क्योंकि फुल प्रॉपर्टी पास हो गया, ओनरशिप पास हो गया, मेरे पास कुछ भी हक बचा है नहीं। तो जब ऑल ओनरशिप ऑफ द गुड्स पास हो जाए तो वो जनरल प्रॉपर्टी है। जनरली माल ऐसे ही बिकता है। लेकिन मानो हम तुमको बोले कि भाई हमको कुछ पैसा का ज़रूरत है, थोड़ा पैसा दे, तुम बोला भैया सिक्योरिटी में आप क्या रखेंगे? बोले मेरा ये बॉटल ले ले, हमको 20 रुपया दे दे। ये हम गिरवी रखे हैं ना तुम्हारे पास, तुम अभी इसको मुंह लगा के पिएगा तो हम मना कर सकते हैं ना, क्योंकि तेरे पास गिरवी रखा हुआ है ये। हम बोल सकते हैं ना मुंह लगा के मत पी, कल पैसा दे रहे हैं इसका, झूठा मत कर इसको। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका असली हक मेरे पास है, बस कुछ टाइम के लिए ये प्लेज हुआ है, गिरवी रखा गया है। क्लियर हुआ कहानी? जनरल प्रॉपर्टी का मतलब पूरा का पूरा ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कोई सर्टेन राइट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देते हैं। तुम लोग में से कितना जन जूम कार के बारे में सुना है? जूम कार, जूम एक ऐप है, उससे हम लोग कार भाड़ा पे ले सकते हैं। ओला क्या होता है? वो ड्राइवर है, यहां तुम पूरा का पूरा कार भाड़ा पे ले रहे हैं, तो वो तुमको कार दे दिया। क्या तेरे को कार का जनरल प्रॉपर्टी मिला है या स्पेशल प्रॉपर्टी? स्पेशल ना। तुम चाहेगा कि हम कार का हेडलाइट को मॉडिफाई कराए, कार को ब्लैक से येलो करा दे, करा पाएगा? नहीं, क्योंकि तेरे पास सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी है। तुम लोग जाके शोरूम से कार खरीद लिया,
अब तुमको उसके साथ जो करना है करो। कोई कुछ बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्लियर है ये दोनों कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत? ओके। अब अभी तक इंसॉल्वेंट कौन होता था? इंसॉल्वेंट बंदा का मतलब दिवाला निकल गया। किसी बंदा का दिवाला कब निकलता है? जब मेरा मन बोलेगा तब। तो वो अपना डेट नहीं पे कर पाएगा। ये तुमको कौन बताएगा? कोर्ट। कोर्ट दिवालिया घोषित करता है। तुम लोग को मैं आगे का फ्यूचर में तुम लोग काम करेगा लाइफ में, आईबीसी बोलते हैं इसको, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। देखो आज के टाइम पे क्या होता है, हमको बिजनेस करना है, हम एक कंपनी खोले और हम बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। क्या हम अकेले उस कंपनी में काम कर रहे हैं? लाखों करोड़ों लोगों का जिंदगी उस कंपनी से जुड़ गया है ना। अब हम उस कंपनी को नहीं चला पा रहे, हम बोल रहे कि हमको इसको बंद करना है। क्यों बंद करना है? हम इंसॉल्वेंट हो गए, मेरा एसेट कम है, लायबिलिटी ज़्यादा हो गया है, मेरा दिवाला निकल गया। तो आईबीसी में हम लोग को पूरा एक प्रोसेस सिखाया गया, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग को, कि कैसे हम लोग कंपनी को तुरंत बंद नहीं करेंगे, उसको एक मौका देंगे जिंदा रहने का, प्लान करेंगे कि इसको जिंदा कैसे रखा जाए, इसको ये पूरा वहाँ पे सिखाया गया। तो इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवाला निकलना। लेकिन और दिवाला कब निकलता है? जब कोर्ट बोलता है कि तुम इंसॉल्वेंट है। लेकिन मानो हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम कोर्ट का इंतजार करेंगे कि कोर्ट जब बोलेगा ये इंसॉल्वेंट है तब इसको माल देना बंद करें? मानो विजय माल्या को कोर्ट अभी तक इंसॉल्वेंट नहीं बोला, ठीक है, और विजय मेरे पास आया, माल्या जी तो बोलना बेकार है उसको, बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सामान चाहिए, हम उसको माल बेचेंगे? क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वो उसको कोर्ट एडजज करने वाला है एज इंसॉल्वेंट। हम थोड़ा इंग्लिश बोलने वाले हैं। अ पर्सन इज स्टेटेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही इज एडजज्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। जब कोर्ट उसको एडजज करता है तभी वो इंसॉल्वेंट माना जाता है बाकी लॉज में। सोगा बोलता है कि तुमको लगा कि अब वो अपना उधार पे नहीं कर पाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपना उधार पे नहीं कर पाएगा, जब वो ड्यू होगा तुम उसको इंसॉल्वेंट मान लो। यानी कि तुम्हारे पास वो बंदा आया और तुम देख रहे कि ये अपना उधार नहीं दे सकता है, तो क्या हम उसको माल बेचेंगे? नहीं, उसको इंसॉल्वेंट मानकर माल देना छोड़ दो। कोर्ट का ऑर्डर का वेट करने का इस चैप्टर में जरूरत नहीं है। तो क्या इस चैप्टर में कभी किसी बंदा को इंसॉल्वेंट बोलेगा तो तुम वेट करेगा कि कोर्ट वर्ड ढूंढे? ना 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 ना, हम सीधे बोलेंगे ही सीजेस टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट एज दे बिकम ड्यू, वो इंसॉल्वेंट है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस के दौरान। सीजेस टू पे हिज डेट का मतलब उधार का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। एक दुकानदार है, वो माल लेकर रखा और क्रेडिटर उसके पास आए जा रहा है भाई तगादा करने, तगादा मतलब जानता है तुम लोग, मेरा पैसा दे, उसको नहीं दे रहा है, वो इंसॉल्वेंट माना जाता है। उसका मानो पेमेंट ड्यू हो गया, उसको 10 तारीख को पेमेंट करना था, आज 20 तारीख हो गया, नहीं दे रहा है, उसको इंसॉल्वेंट मान लो। क्लियर ऐसे बोल रहे? अच्छा, सिर्फ एक को नहीं दे रहा बाकी को दे रहा है तो क्या वो इंसॉल्वेंट माना जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जब सबको देना बंद कर देगा ना तब उसका दिवाला निकल गया ऐसा घोषित किया जाता है। क्लियर है? और प्राइस हमारे सोगा में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मनी। मनी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स, ठीक है। और तुम लोग अभी आई थिंक यूटिलिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो तुम लोग को वहां भी पता चला होगा कि मनी इज द मेजरिंग रॉड। मनी से पता चलता है कि कौन सा गुड्स मेरे को कितना यूटिलिटी दे रहा है, तो यहाँ पे भी मनी वैसा ही है। और जब बोलेंगे क्वालिटी ऑफ गुड्स तो वह कैसा कंडीशन में है ये माना जाएगा। इसमें से क्या क्या रटना है? प्राइस को ध्यान में रखना है, देखो हम येलो हाईलाइट करके रखें, ठीक है। प्राइस, इंस्टॉलमेंट को ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी को रटना है, इतना से ही रटना है, बस रटना है जनरल और स्पेशल पॉइंट को। मर्केंटाइल एजेंट ध्यान में रखो, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रटना पड़ेगा, और ये डिलीवरी को पूरा रटना पड़ेगा, और सेम विद गुड्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, सीधे आते हैं, इसका दोनों का हम लोग बात करते हैं कि अंतर क्या होता है। मानो हम तुमको अपना ये वाला पेन बेच रहे हैं, ठीक है, 2000 रुपये का पेन है, तुम लोग को बेच रहे हैं, ये तुमको बेचे, तुम इसका ओनर हो गया, ठीक है। भैया हम पैसा नहीं दिया अभी तक, क्या हम ओनर हुए हैं?
पता चलेगा आगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आगे पता चलेगा, इसके ऊपर भी लॉ है। तो हम तुमको माल दिए, तुम इसका ओनर हो गया। अब तुम इसको तोड़े, फेंके, कलर करे, इसको कान में डाले, नाक में डाले, कुछ बोलने वाले हैं? नहीं बोलने वाले। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो चुका है ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया तो सेल है। लेकिन ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा तो अग्रीमेंट टू सेल है। फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, याद आ रहा है? यही हो रहा था। फिर इसके ऊपर पूरा ज्ञान आया कि सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होता है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता है, फ्यूचर में होगा किसी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। और इसका सब कुछ यहां पर अच्छा से दिया है। हम लोग पहले ये पॉइंट करते फिर इसके ऊपर हल करेंगे। सेल इमीडिएटली होता है, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में होगा, ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर किस में होगा? सेल में। अच्छा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? कहां पे बिक्री हो चुका है? सेल। कहां पे बिक्री होने वाला है? एग्रीमेंट टू सेल। एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड, ईडी लास्ट में लगा मतलब पास्ट टेंस, काम हो चुका है। ORIY लगा तो फ्यूचर टेंस। ठीक है। अच्छा, मानो सेल हो गया, हम तेरे को माल बेच दिए और तुम पैसा नहीं दिया, क्या हम तेरे पे केस करके तुमसे पैसा ले सकते हैं? मानो हम तुम लोगों को एग्रीमेंट टू सेल का बात करते हैं, हम तुम लोग को बोले कि 2 हफ्ता बाद माल मंगवाएंगे, ठीक है, और 2 हफ्ता बाद हम माल नहीं मंगाए, क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा। क्या मांगेगा केस करके? डैमेजेस। किस चीज का? कि आप जो इतना लेट किए, मेरा कुछ नुकसान हुआ, उसका भरपाई करिए। तो जो अग्रीव पार्टी यहाँ पे वो अक्सर केस करता है, जबकि सेल में सेलर को पैसा नहीं मिलेगा तो वो केस करेगा, बायर को सामान नहीं मिलेगा तो वो केस करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, मानो तेरे को माल बेच दिया है, सेल हुआ है, और ऐसे समझाते हैं, हम तुम लोग को आटा बेच रहा था ना, शौमिल किसको बेच रहा था आटा? तुम हर्ष को। शौमिल हर्ष को आटा बेचा, हर्ष जैसे आटा का थैली उठाया, वो थैली फटा और नीचे सारा आटा गिर गया। किसका नुकसान? शौमिल यानी कि सेलर का, या फिर हर्ष यानी कि बायर का? माल बिक गया था, ओनर कौन? बायर। जो ओनर, उसका नुकसान। अग्रीमेंट टू सेल हुआ, ठीक है। शौमिल बोला कि एक काम कर हर्ष, तुम जा, हम अलग करके रखते हैं। ये अलग करके अपने पास रखा हुआ था, हर्ष को बोला था 2 घंटा बाद आने के लिए, उसी टाइम दुकान में आग लग गया। अब किसका नुकसान? शौमिल का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हुआ था, अभी नहीं हुआ था, फ्यूचर में होने वाला था। तो जो ओनर है उसका लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस होगा। क्लियर? उसी का रिस्क ऑफ लॉस होगा। ये दोनों पॉइंट उसी के बारे में बात करते हैं। अब जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम याद आ रहा है 2 क्लास पहले? जस्ट इन रेम का मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। मानो शौमिल हर्ष को माल बेच दिया, ठीक है, हर्ष आया था एक रिफाइन ऑयल लेने के लिए, हर्ष उसको घर लेके जा रहा है, शौमिल फोन करके बोला मेरा सामान वापस लाओ, हर्ष लाएगा? पूरा दुनिया में स्वयं उस कंपनी का मालिक भी फोन करके बोलेगा हर्ष मेरा सामान वापस लाओ, हर्ष तुम देगा? नहीं, क्योंकि अब ये ओनर हो चुका है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में ना राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन होता है। यानी कि मानो शौमिल से हर्ष को सामान मंगवाया, स्ट्रॉबेरीज मंगवाया, धनबाद में मिलता है, उगता है क्या? नहीं, हर्ष शौमिल बाहर से मंगवाया। अब सेलर जो बाहर से सामान मंगवाया, बायर नहीं खरीद रहा है, तो सेलर किसके ऊपर केस कर सकता है? खाली बायर के ऊपर कि अरे बायर तुम मंगवाया, तुम्हारे लिए पैसा दिए, तुमको खरीदना पड़ेगा। अच्छा, मानो शौमिल मंगवा लिया है और हर्ष को दे नहीं रहा, हर्ष केस कर सकता है ना कि मेरे को दो। ये लोग दुनिया में किसी पे भी केस कर सकता है क्या? सिर्फ उसी पर्टिकुलर बंदा पे केस कर सकता है ना। तो जस्ट इन पर्सोनम किस में है? अग्रीमेंट टू सेल। और जस्ट इन रेम किस में है? नॉर्मल सेल। जस्ट इन रेम और जस्ट इन पर्सोनम लेटिन शब्द है, उसका इंग्लिश हम बगल में लिख दिए, तुम लोग को पीडीएफ मिलेगा, सब में है। आज ही घर जाकर ये पीडीएफ पूरा का पूरा पढ़कर बुक में लिख लेना होगा। तुम लोग का कल इकोनॉमिक टेस्ट है, कब है फिर? थर्सडे। और फ्राइडे को फिर ये पड़ गया तुम लोग का तो अकाउंट सैटरडे को है, ठीक है, हो जाएगा मैनेज, ठीक है। अच्छा, मानो राइट ऑफ रीसेल किसमें होना चाहिए ये बताओ? माल बिक गया या बिकने वाला है?
जो माल बिक गया, अब शौमिल से हर्ष आटा लेकर गया, रास्ता में हर्ष को कोई ज्यादा पैसा देगा वो बेच देगा। अग्रीमेंट टू सेल में क्या राइट ऑफ रीसेल है? बायर के पास है वो राइट? नहीं है। बायर बोल सकता है कि एक काम करो हर्ष, ये वाला सामान इसको दे दो और इससे हम पैसा ले लिए हैं, तुमको हम पैसा दे, ऐसे कुछ हिसाब बैठा सकता है बायर? राइट ऑफ रीसेल वहां पे नहीं होता। अगर राइट ऑफ रीसेल का मतलब क्या होता है ये बताओ? दोबारा बेचना। अगर हम तेरे को माल बेच दिए, तुम उसकी ओनर हो गई, तुम उसको किसी को भी बेच सकती है, हाँ या ना? हाँ। और मानो एग्रीमेंट टू सेल था, फ्यूचर में तुमको बेचने वाले हैं, तुम पहले ही किसी को बोल सकती है कि उसको उससे जाके माल ले लो, उसको तुम रीसेल कर सकती है। सेलर रीसेल कर सकता, सेलर सेल कर सकता है, तुम उसको रीसेल कर सकती है उसी टाइम पे? नहीं। अच्छा मानो तुम माल बेच दिया, सेलर है, शौमिल माल बेच दिया, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। शौमिल जब इंसॉल्वेंट हो जाता है, मानो ऐसा हुआ इसका राशन दुकान है, ये माल बेच दिया हर्ष को, हर्ष पेमेंट कर दिया, शौमिल बोला आप 2 मिनट में आइए हम निकाल के रखते हैं। उसी दौरान शौमिल का पता चला शौमिल इंसॉल्वेंट हो गया, इसका सारा माल किसको मिलेगा? एक ऑफिशियल असाइनी होगा जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगा, उसको मिलेगा। क्या हर्ष तुम इस ऑफिशियल असाइनी से सामान ले सकता है, वाला आटा ले सकता है? हाँ, क्योंकि इसका ओनर ये हो चुका था। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या ले पाता? नहीं नहीं नहीं, अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था तो नहीं ले पाता। नहीं सॉरी, यहां पर तुम लोग को ऐसे समझाते हैं, ऑफिशियल ऐसे ड्राइंग बनाएंगे तो बेटर होगा। ये है सेलर, ये है बायर। केस 1, सेलर माल बेच चुका है बायर को, लेकिन पोजीशन जो है ना वो सेलर के पास रह गया था और सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। इस केस में सेलर के लिए कौन अपॉइंट होगा? ऑफिशियल असाइनी। मेरे मन में सवाल उठ रहा है कि ये जो ऑफिशियल असाइनी है, क्या ये बायर का इस प्रोडक्ट पर हक जमा सकता है सेल के केस में? नहीं। और यही अगर एग्रीमेंट टू सेल होता तो क्या वो सामान वापस ले सकता था? हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर हुआ था? नहीं हुआ था। समझ आ रहा बात? इसके बाद एक लाइन लिखा यहां पर, बट विल रिकवर द प्राइस फ्रॉम द बायर। मतलब कि अगर ऑफिशियल असाइनी, मतलब कि यहां पर ये बायर को बोल सकता है पैसा दे माल का सेल के केस में, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तो पैसा मांग सकता है। अरे जब सामान ही ले रहा तो पैसा किस चीज का मांगेगा? सिंपल वर्ड में, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, हम सामान ले लेंगे, प्रॉपर सेल हो गया है, सामान उसके पास रहने दो, पैसा ले लो। क्लियर है? ओके। इसके बाद अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या? ऑफिशियल असाइनी बायर, अब यहां पे ऐसा हुआ सेलर है और बायर, बायर इंसॉल्वेंट होगा तो ऑफिशियल असाइनी किसका आएगा? बायर का आएगा। ये ऑफिशियल असाइनी क्या अगर सेल हुआ है तो सेलर को बोल सकता है वो वाला सामान दो जो इस बायर का था? हाँ, ऑब्वियसली ना, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया था तो। और अगर यहीं पे एग्रीमेंट टू सेल होगा तो क्या मांग पाएगा वो सामान? नहीं, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ था। सिंपल वर्ड में, अगर कोई भी इंसॉल्वेंट होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, माल दे दो भाई, चलो पैसा दे देंगे तुमको। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, माल मत दो, पैसा दिया था तो वापस ले लो। यहां पे कहानी खत्म। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट आज का ये हिस्सा, कभी कभी ना एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है, कभी क्या, हमेशा, आज नहीं तो कल होगा। अरे तुम लोग मेरे को बोला कि भैया ये वाला सामान मंगवा दीजिए, हम मंगवा दिए, 10 दिन बाद आके तुम ले जाएगा। जब मंगवाने बोला था तब एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, और जब घर लेके चल जाएगा तब क्या हो जाएगा? सेल हो जाएगा। यहां पे वही बोल रहा है। एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है? व्हेन द टाइम इलैप्सेस, यानी कि मानो हम तुमको माल बेचे, याद है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंट्स में एक पॉइंट आया था, क्या था? हम तेरे को माल बेचे, बोले 7 दिन में खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो वापस करो। अगर तुम 10 दिन तक माल रखेगा तुम क्या मानेंगे? माल सेल हो चुका है। व्हेन द टाइम इलैप्सेस सेल माना जाता है। लॉ में लिखा हुआ तभी ना मान रहे भाई, समझ आ रहा है? देखो यहां लिंक हो गया।
उसके बाद दूसरा कंडीशन आर फुलफिल्ड। मानो तुम लोग बोला भैया सामान मंगा दीजिएगा, हम सामान मंगा दिए, तुम लोग लाया, पैसा दे दिया, हम तुमको माल दे दिए, पैसा देने का कंडीशन फुलफिल, माल तुम्हारा सेल हो गया, राइट। सेल में इन चीजों का होना जरूरी है, कम से कम दो पार्टी, ऑब्वियसली सेलर और बायर का होना जरूरी है। इसके ऊपर एक केस स्टडी है। हुआ क्या, हम अपना दुकान, मानो मेरा एक दुकान है मोबाइल का, हम उसको बंद कर रहे हैं, तो जितना भी मोबाइल हम अपने पर्सनल यूज के लिए लेने वाले हैं। कोर्ट में गया इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, और बोला कि सर यहाँ पे जीएसटी लगना चाहिए क्योंकि दुकान से माल, दुकान अलग है, ओनर अलग है, तो दुकान से माल ओनर के पास जा रहा है, जीएसटी लगना चाहिए। लॉ क्या बोला कि यहाँ 2 पर्सन नहीं है, यहाँ सेलर बायर नहीं है। समझ रहा बात को, ऐसा एक केस हुआ था। दो इंसान का होना जरूरी है, या फिर एक कंपनी और एक इंसान का होना जरूरी है, या फिर एक रजिस्टर्ड फर्म और एक इंसान का होना जरूरी है। ये सब तुम लोग और क्लियरली समझेगा जब तुम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेगा तब, ठीक है। अच्छा, जो मैटर है वो गुड्स होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्राइस मनी में होगा। हम तुम लोग को कोई सामान बेचे और बदले में तुम लोग हमको एक फोन दिया, क्या वो सोगा देखेगा? नहीं देखेगा। ओनरशिप सेलर से बायर के पास जाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए, मतलब एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल, हाँ कंडीशनल माल बिकता है, कंडीशनल गुड, तुमको माल बेचेंगे अगर शिप माल लाकर दे देगा तो, कंटीजेंट गुड्स था ना, हो सकता है कंडीशनल। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 10 है वो सब भी होना चाहिए। ये सब नॉर्मल पॉइंट है, कभी कदार मतलब रेयरली पूछता है कि क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, ऐसा सवाल रेयरली आता है, बट फिर भी ध्यान रखिएगा 4 पॉइंट तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जितना हम बुक में मार्क कराए हुए हैं यहाँ तक, डिस्टिंक्शन तक, पेज नंबर 2.8 तक, सबको करके वेडनेसडे को आना है। और कल का क्या होमवर्क है जो चेक होगा? स्कैनर का सारा क्वेश्चंस तुम लोग को करके आना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।